हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना होम साइंस का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आहार एवं पोषण विज्ञान में हम लोग का क्या चल रहा था। तो चल रहा था हमारा विटामिन चल रहा था। विटामिन सी कल हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन B1 केवल एक विटामिन नहीं है, यह क्या है, यह कई विटामिन का समूह है। जैसे कि इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कौन कौन सा है ध्यान से देखिए। इन सब का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम याद करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैंने इसकी नोट्स के सारे जो वीडियो के जो नोट्स है इनकी PDF मैंने बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए। आप लोग टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करिए, वहां से ये सारे अच्छे अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए विटामिन B1 सबसे पहले कौन कौन से विटामिन है, तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। अब इन सबका रासायनिक नाम देख लीजिए। B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। B3 नियासिन की कमी से ही क्या होता है, पेलाग्रा रोग जो है वह होता है। B5 पेंटाथॉनिक अम्ल, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड और B12 साइनोकोवैलामिन। अब इन सब को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही जो निकल के आते हैं मैंने सिर्फ यहाँ पर वो मेंशन किया है। आई थिंक आप लोगों को चीजें आराम से जो अच्छे से दिख रही होंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए थायमिन B1, जिसको कि क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। अब इसका अभिशोषण हमारी बॉडी में कहाँ होता है फ्रेंड्स, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने मेंशन किया है, अदरवाइज जो है बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तो देखिए अभिशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत के म्यूकोसा में। कहाँ, छोटी आंत के म्यूकोसा में यह पायरोफॉस्फेट एवं एडेनिलिक एसिड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पर मैंने दो विटामिन लिए हैं फ्रेंड्स, एक तो विटामिन B1 और दूसरा यहाँ पे लिया है विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन। यहाँ पर हेडिंग मैंने जो है एक ही साथ डाला है, जैसे इसका अभिशोषण यहाँ लिखा है, इसका अभिशोषण यहाँ। ठीक है, तो इसीलिए बार बार चीजें एक ही चीजें कई बार लिखनी न पड़े, इसलिए मैंने इस तरीके से नोट्स जो है वो बनाए हैं। अब देखिए अभिशोषण अभी मैंने बताया, छोटी आंत के म्यूकोसा में यह पायरोफॉस्फेट एवं एडेनिलिक एसिड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए प्राप्ति के साधन यानी ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो सबसे ज्यादा तो ये हमें मिलता है अनाज, साबुत दालें, चावल के सफेद भाग और सूखे यीस्ट से जो है B1 यानी थायमिन बहुत ही अच्छी मात्रा में जो हमें मिलता है। इसके साथ साथ इसके अलावा हमें मांस, मछली, अंडा, फल और हरी सब्जियां, दूध में भी जो है विटामिन B1 अच्छी मात्रा में मिल जाता है। लेकिन सबसे प्रमुख साधन अगर पूछ ले तो अनाज, साबुत दालें, चावल का सफेद भाग और सूखा ईस्ट इसका जो है मेन सोर्स है। अब देखिए इसकी कमी का प्रभाव, इसकी कमी से यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो बेरी भी देखिए तीन तरह का होता है, एक आर्द्र बेरी, शुष्क बेरी और बाल बेरी। आर्द्र बेरी इसका प्रभाव देखिए, इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, तो हमारे पैर, मुंह, हाथ, गर्दन में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है और हमारे रक्तचाप में क्या हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है, यानी हमारा BP जो है वह बढ़ जाता है। अब देखिए शुष्क बेरी कहाँ इफेक्ट करता है, तो शुष्क बेरी तंत्रिका तंत्र में जो है वह इफेक्ट करता है। और बाल बेरी तो जब ये दोनों लक्षण जो है बच्चों में दिखाई देने लगते हैं तो उस बेरी को हम लोग बाल बेरी जो है वह कहते हैं। ये दोनों जो है वयस्कों में होता है, जब यही लक्षण हमें बच्चों में दिखाई दे तो हम लोग बाल बेरी रोग जो है उसको कहते हैं। अब देखिए इसका काम, शरीर की वृद्धि में सहायता करना, तंत्रिकाओं को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता देना। तभी तो अगर न रहे विटामिन B1 की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, तंत्रिकाओं में विकार हो जाता है। इसीलिए इसका काम क्या है, तंत्रिकाओं को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता पहुंचाना। और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक, कभी पूछ लिया कि कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन B1 यानी कि थायमिन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में जो है वह सहायता देता है। आई थिंक चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही में देखिए विटामिन B2 साथ साथ लेके चलेंगे तो कम समय में आपको ज्यादा चीजें जो है वो मिल जाएंगी। इसका अभिशोषण देखिए कहाँ होता है, तो छोटी आंत, इसका देखिए छोटी आंत के म्यूकोसा में होता है और इसका होता है B2 का
छोटी आंत में होता है और वाहिका शिरा द्वारा रक्त परिसंचरण के दौरान शरीर के प्रत्येक कोश एवं तंतुओं में विटामिन 2 जो है वो पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? वाहिका शिरा के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ नोट किया है कि B2 जो है यकृत में, वृक्क में और मांसपेशियों में जो है पाया जाता है। कभी पूछ ले कि B2 कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारे बॉडी में, तो यकृत में, वृक्क में और मांसपेशियों में B2 यानी कि राइबोफ्लेविन जो है वह पाया जाता है। प्राप्ति के साधन सेम थे, इसलिए मैंने यहाँ नोट डाउन नहीं किया, आप लोग जो है वो कर लीजिएगा। यही प्राप्ति के साधन है, अनाज, साबुत दालें, मांस, मछली, दूध, फल, अंडा, हरी सब्जियां, ये सारे क्या है? प्राप्ति के जो है इसके साधन है। नेक्स्ट देखते हैं कमी का प्रभाव। कमी का प्रभाव देखिए, त्वचा पर घाव होता है। सबसे पहले अगर विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की मात्रा हमारी बॉडी में कम है तो इसका सबसे पहला इफेक्ट हमारे स्किन पे, वो भी कहाँ? हमारे चेहरे की स्किन पे सबसे पहले इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। दूसरा पॉइंट है पुरुषों के अंडकोश में घाव हो जाना, आंखों में प्रकाश सहने की क्षमता में कमी। ठीक है, आंखों की दृष्टि में कमी नहीं हो जाती है कि हाँ दूर दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया या आंखों की रोशनी में कमी, नहीं, आंखों में जो प्रकाश सहने यानी कि कोई लाइट सहने की क्षमता है उसमें जो है वह कमी आ जाती है। ठीक है, WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं के जीवाणु भक्षण में कमी। WBC के अंदर जो एंटीबायोटिक होते हैं जो कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता में जो वृद्धि करते हैं, उनके जीवाणु भक्षण में कमी हो जाती है। किसकी कमी से? तो राइबोफ्लेविन की कमी से, यानी B2 अगर कम हो गया तो हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारा इम्यूनिटी जो पावर है, इंटरनल पावर है, वो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। रोगों से लड़ने की क्षमता में हमारे कमी आ जाती है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए RBC के निर्माण में भी कौन सहायक करता है? तो B2 ही सहायता देता है RBC के निर्माण में। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना, यानी अगर त्वचा में इसका प्रभाव भी मैंने बताया कि सबसे पहले इसका प्रभाव त्वचा पर ही दिखाई देता है। ठीक है, हार्मोन को नियमित एवं नियंत्रित करने में राइबोफ्लेविन यानी B2 जो है वह सहायता देता है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे B3 के बारे में जानेंगे और इधर से जानेंगे B5 के बारे में। ठीक है, तो B3 इसका अभिशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में इसका जो है अभिशोषण जो है होता है। और इसकी अधिकतम मात्रा हमारे बॉडी के किस पार्ट में पाई जाती है? तो इसकी अधिकतम मात्रा हमारे बॉडी के RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में जो है वह B3 की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसका काम क्या क्या है? त्वचा, आंत तथा तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्य के लिए इसकी आवश्यकता होती है। किसकी? विटामिन B3 की। ठीक है, ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण में तथा वसा के सृजन के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। अब इसकी कमी का प्रभाव देख लीजिए। इसकी कमी से पैलाग्रा नामक रोग होता है। पैलाग्रा रोग को और क्या कहते हैं? तो पैलाग्रा रोग को 3Ds रोग भी कहते हैं। कैसे? क्योंकि जब पैलाग्रा रोग होता है तो इसमें 3 लक्षण दिखाई देते हैं। कौन कौन से? एक तो अतिसार जिसे कि डायरिया कहते हैं, दूसरा है चर्म रोग डर्मेटाइटिस और तीसरा पागलपन डिमेंशिया। ठीक है, इसीलिए पैलाग्रा रोग को 3D रोग भी कहते हैं। कौन कौन सा इसमें शामिल होता है? तो डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। तो 3D रोग भी इसको कहते हैं। किसे? पैलाग्रा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आप लोग इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि 3D किसे कहते हैं? तो डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया, अतिसार, चर्म रोग और पागलपन को 3D रोग भी कहते हैं। अब देखिए इसकी अधिकता का प्रभाव। इसकी अधिकता से शरीर में जलन, धमनियों का व्यास बढ़ जाता है। ठीक है, एक तो शरीर में जलन होती है, दूसरी धमनियों का व्यास जो है बढ़ जाता है। विशेषकर कहाँ का? स्पेशली कहाँ के? तो कान, गला, नाक और बाह की धमनियों का जो है वह व्यास जो है वह बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब साथ साथ देखेंगे B5 को। अब B5 यानी कि पेंटाथॉनिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है पेंटाथॉनिक एसिड। इसका अभिशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में जीवाणुओं द्वारा इसका जो है अभिशोषण यानी संश्लेषण जो है वह होता है। ठीक है, संश्लेषण जीवाणुओं द्वारा, संश्लेषण कहने का मतलब कि ये हमारे बॉडी में इसका निर्माण भी होता है। कौन सी विटामिन का निर्माण हमारी बॉडी के अंदर होता है? तो B5 का निर्माण हमारी बॉडी के अंदर जो है वह होता है। अब देखते हैं, काम देख लेते हैं इसका। एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन के क्रियाशील
एसीटेट तथा कोलेस्ट्रॉल बनने के लिए इसकी आवश्यकता होती है किसकी, B5 की। कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय में भी B5 जो है वह सहायता करता है। तो ये इसका मेन काम हो गया। अब देखिए कमी का प्रभाव, तो देखिए SHB5 की कमी हमारे बॉडी में होती नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आंतों में ई कोलाई, ध्यान से समझिएगा ई कोलाई क्या है। तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, जो ई कोलाई जीवाणु से ही इसका संश्लेषण होता है। मतलब कि आंतों में ई कोलाई नामक जीवाणु से ही यह B5 हमारे जो है अंदर बन जाता है, जिससे कि शरीर में कभी भी इसकी कमी नहीं होती है। तो किस विटामिन की कमी हमारे बॉडी में कभी नहीं होती है? तो B5 की कमी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ई कोलाई नामक बैक्टीरिया जो है इसको बनाता रहता है। अब देखिए इसकी कमी कभी कभी जो है हो जाती है, कैसे? तो ओमेगो मिथाइले तत्व, यानी जो तत्व है, पदार्थ है, अगर B5 में इनकी उपस्थिति होती है, किसकी? अगर पेंटाथॉनिक अम्ल या फिर B5 में ओमेगो मिथाइले की उपस्थिति होती है, तब हमारे बॉडी में B5 की जो है वह कमी आ जाती है। क्योंकि जो ई कोलाई नामक जीवाणु है, इसका संश्लेषण करना यानी इसको बनाना क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। तो ये हो गया B5 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी यहीं पे खत्म करते हैं। अभी फ्रेंड्स मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फटाफट से जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराती रहूंगी। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और आप लोगों को फिर से एक बार नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं।